अगर तुम आरबीएससी 12th क्लास के स्टूडेंट हो और 16 फरवरी का तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है और तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो के बिना तुम्हारी प्रिपरेशन अधूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट बुक के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की। तो इस वीडियो में मिलेंगे आपको 120 एमसीक्यू, जिसमें फर्स्ट बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन पहले अपना खुद का आंसर चेक करना है और कितने नंबर आपके आ रहे हैं वो वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि किस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। तो चैप्टर नंबर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो चैप्टर नंबर 1 का ही होता है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर वैसे लिखे हुए हैं, लेकिन खुद आप ट्राई करें। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल शेल ऑफ ए रेडियस आर एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो याद रखें, किसी भी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होगा, क्योंकि नेट चार्ज जीरो, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है। सेकंड क्वेश्चन है द फ्लक्स फ्रॉम 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज को अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रख दिया जाए तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। Q की वैल्यू 1 हो जाएगी और नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में K की वैल्यू क्या होती है। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। इसमें वैल्यू के साथ साथ आपको इसकी ऐसा यूनिट भी याद रखनी है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्स F जो दे रखा है वो फोर्स दे रखा है बिटवीन टू चार्जेस इफ डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड फोर्स बिकम। तो याद रखें F जो होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर की वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 3R होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो फोर्स जो है वो 9 टाइम्स कम हो जाएगा। याद रखना, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स कम होता है उसके स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसका रेसिप्रोकल ही एप्सिलॉन नॉट होता है। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। तो क्वेश्चन 6 है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसकी एसआई यूनिट होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो एक चार्ज यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो चार्ज जो होता है वो उसका एल्जेब्रिक सम किया जाता है। तो एल्जेब्रिक सम करने से आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये 7 क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1। अब अगली स्लाइड में बात करते हैं 8 से लेके 15 तक चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस एंड इक्वेटोरियल प्लेन पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो रेशियो होता है वो कितना होगा, 2:1। यहाँ पर अगर इक्वेटोरियल और पहले लिखा हुआ जाए और एक्सियल बाद में आए तो 1:2 होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज ट्रिपल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। याद रखना है, गॉसियन सरफेस जो होती है वो साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए आप गॉसियन सरफेस की साइज और शेप में कुछ भी बदलाव करेंगे फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स फाई ही रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। इफ 1 कूलम चार्जेस एट 1 मीटर डिस्टेंस, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। तो अगर जब भी दो चार्जेस की बात हो, फोर्स निकालना हो, कूलम्स लॉ आपको अप्लाई करना है। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। Q1 और Q2 की वैल्यू 1 दे रखी है, R की वैल्यू अभी 1 दे रखी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन आएगा। कई बच्चे गलती कर देंगे, इसमें ऑप्शन में के की वैल्यू भी होगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो याद रखें, फोर्स निकाल रहे हैं तो यूनिट न्यूटन वाला होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दिए जाए तो कितना फ्लक्स पास होगा। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, किसी भी डाइपोल के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो नेट चार्ज 0 होता है। इसलिए जब भी आप फ्लक्स निकालेंगे तो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ से,
तो किसी भी डाइपोल पे नेट चार्ज जीरो, तो चार्ज जीरो इसका मतलब फ्लक्स भी जीरो। तो जब भी किसी डाइपोल को क्लोज्ड इनसाइड सरफेस रख दिया जाए तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, चाहे कितने भी डाइपोल आपके साथ हो। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो डिस्टेंस बिटवीन H प्लस और Cl जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर बताना है। तो याद रखें डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, और यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस पे चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 की पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है। तो दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम इंटू मीटर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लोथ, और जो ग्लास रोड है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा। तो किसी भी ग्लास रोड को सिल्क क्लोथ से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल है वो ओनली टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, तो 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो Q इज इक्वल टू 1 NE फॉर्मूला यूज करके यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड चैप्टर की ओर। तो ये फर्स्ट चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। अब सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज नॉट, तो इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला है जो एनर्जी स्टोर का नहीं है। तो याद रखें तीनों जो फॉर्मूले हैं शुरू के ABC, वो तीनों ही एनर्जी स्टोर के फॉर्मूले हैं, लेकिन U इज इक्वल टू 1/2 QV ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ, तो कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, और इसमें किस प्रकार की एनर्जी स्टोर होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। याद रखें शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, वो स्पेरिकल होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ है कि करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस DV बाई DR। याद रखें माइनस साइन होना चाहिए और DV बाई DR होना चाहिए, और माइनस साइन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है आप कमेंट करके जरूर से बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है पोटेंशियल इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल, तो किसी भी स्पेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल कितना होता है। याद रखिए प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो जीरो होता है, और अगर पोटेंशियल पूछे तो कांस्टेंट होता है। जितना सरफेस पे है उतना ही अंदर की तरफ होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और नन। तो यानी कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उसको किस कैटेगरी में शामिल किया जाता है, नॉन कंडक्टर्स की कैटेगरी में। विच इज ए पोलर मॉलिक्यूल, तो O2 H2 HO2 H2O या फिर CO2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो परपेंडिकुलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, कैपेसिटी विथ डाई इलेक्ट्रिक के, तो अगर किसी कैपेसिटर में एयर है स्टार्टिंग में और ये दो प्लेटें होती है, तो इन दोनों के बीच में अगर एयर है तब कैपेसिटेंस कितनी होती है, C0 होती है, जो कि A एप्सिलॉन नॉट बाई D इसका फॉर्मूला होता है। और यदि हम इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होती है, K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। तो नई जो कैपेसिटेंस आएगी वो C0 K हो जाएगी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक लगाने से जो धारिता होती है, जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज करती है, K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर A आंसर आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डिस्टेंस D इज हाफ्ड, तो अगर जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला देखा C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो इसको अगर D हाफ कर दी जाए तो D हाफ हो जाएगी, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। तो ये चैप्टर 2 के टोटल 10 क्वेश्चन आपके लिए थे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs होते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो कैसे चेंज होता है, डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट होता है, इंक्रीजेज विद टेम्परेचर होता है, या इंक्रीजेज विद
कंडक्टिविटी होता है। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, कंडक्टर जो है उसका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, जबकि सेमी कंडक्टर में डिक्रीज करता है। और इंसुलेटर यानी कि जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज। तो मोबिलिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है? तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वी डी ई एन ए, जिसको हम शॉर्ट में वीना करके बोलते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। एक वायर है आपके पास, उस वायर की लेंथ दे रखी है, वायर बी की लेंथ और रेडियस उसकी दे रखी है। तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता करना है। तो अगर लेंथ बदलने से उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो उसका जो रेशियो है वो 1:2 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, एमीटर रीडिंग इन अ सर्किट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और V इज इक्वल टू आई आर में आपको यहाँ पर करंट बताना है। तो I इज इक्वल टू V बाई आर होगा। V की वैल्यू आपको 2 वोल्ट दे रखी है और नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा? तो यहाँ से ध्यान से देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज की कैटेगरी में है, इसलिए बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं होगा। तो यहाँ से आप इसको सीरीज में 5+5 और यहाँ से 5+5, तो 1/5, ये 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 2/10 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो करंट कितना, वोल्टेज कितना हो गया? 2 और रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2/5 एम्पियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, रेजिस्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी होता है उसका रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए थर्ड चैप्टर से ही है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? J इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन 9 है ईएमएफ दे रखा है, आर दे रखा है 0.05 और करंट दे रखा है 10 एम्पियर। तो आपको टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखा है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, इनमें रिलेशन होता है। E की वैल्यू आपको दे रखी है 15, I की वैल्यू दे रखी है 10 और जो स्मॉल r है यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0.05। सॉल्व करेंगे 14.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ओम इंटू मीटर जो है वो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है। और कंडक्टिविटी की क्या होती है? तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंडक्टिविटी में बताएं कि कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हीटस्टोन ब्रिज दे रखा है, तो एस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जो कि बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो यहाँ पे R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होगा। सबकी वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करनी है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 ओम। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो है वो किस पर डिपेंड करता है? तो याद रखें दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेजिस्टिविटी ये हो जाएगा और कंडक्टिविटी यहाँ पर 1/ρ हो जाएगा। तो रो से रो कैंसिल आउट, बचेगा क्या? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने लिखा हुआ है कि ई यानी कि ईएमएफ दे रखा है, करंट दे रखा है आपके पास और रेजिस्टेंस दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 13 यहाँ रिपीट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर आप किसी भी सर्किट में किसी वायर को कनेक्ट कर रखे हो और उस वायर में हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजह से क्या क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती है? तो याद रखिए प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चेंज नहीं होते हैं। तो जब भी आप हीट यानी कि टेम्परेचर
बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते हैं, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सब कुछ चेंज होता है। इवन रेजिस्टेंस भी चेंज होता है क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है? तो फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है और सेकंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 क्वेश्चन की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि इन सभी चैप्टर्स के शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप और सेक्शन सी डी के सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे, आप वो वीडियोस देख सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखें, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जितना भी करंट आता है उसको आपको प्लस करना है, जो भी करंट जा रहा है उसको आपको माइनस करना है। तो यहाँ पर 4 एम्पियर और 5 एम्पियर करंट आ रहा है, जबकि ये 2 एम्पियर और 4 एम्पियर करंट जा रहा है। तो 4 एम्पियर से 4 एम्पियर कैंसिल आउट हो जाएगा 5, और इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके सामने 3 एम्पियर। यहाँ ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर आंसर जो है वो 3 एम्पियर आ जाएगा, वो भी प्लस का आएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है पी और क्यू के लिए। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और 10 ओम जो है वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि उसमें रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज करता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? तो टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ता है इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन बढ़ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। तो याद रखें, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये थे थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो नेक्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो यहाँ से भी आपके लिए बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि एमसीक्यू में होंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है चार्ज क्यू मूविंग विद v वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स कितना होगा? तो याद रखें, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर कहा है तो साइन थीटा 90 हो जाएगा, और साइन 90 1 होता है तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि करंट जो है वो 1 एम्पियर है, कोयल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और 100 टर्न्स उसके अंदर है। तो बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.28 10 टू द पावर -4 टेस्ला हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो सोलेनॉइड के लिए रेडियस दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, करंट यहाँ पर आपको दे रखा है, तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, न्यूमेरिकल जो भी हैं उनको आप खुद सॉल्व करें, कॉपी और पेन लेकर बैठें। तो इन सभी क्वेश्चन को आप खुद तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्थ है, स्ट्रेट वायर जिसमें करंट चल रहा है 35 एम्पियर, पॉइंट जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर है, तो बताइए उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो इसके किसी भी स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है। यहाँ पर आपको करंट की वैल्यू और R की वैल्यू दे रखी है। याद रखें, R की वैल्यू आपको मीटर में पुट करनी है और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है। म्यू नॉट की वैल्यू 4π इंटू 10 की पावर -7 होती है। तो ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 5, तो एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, करंट दे रखे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एम इज इक्वल टू एन आई ए होता है। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 100 है, आई यानी करंट जो है वो 1 एम्पियर है, और रेडियस जो दे रखी है वो आपको 0.1 दे रखी है। तो एरिया का फॉर्मूला πr स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 3.14 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल में आपको एक बात और याद रखनी है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है उसकी ऐसा यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है। आपके एग्जाम में बहुत बार ये ऐसा यूनिट पूछी जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो अगले क्वेश्चन है
वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे। आप लेटे-लेटे ये वीडियो देख रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे नंबर आ जाएँगे, तो ऐसे नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस। तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ करंट ऑफ यूनिट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जो मिनिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे। यहाँ पर ये नहीं होगा। करंट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन उसको हम क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। और यही अगर ऐसे होता वोल्टेज फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन तो उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोर्स बिटवीन टू पोल्स जिसके मैग्नेटिक मोमेंट जिसके लिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दे रखी है m इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू मीटर और d की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको फोर्स बताना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू k m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर इंटू मीटर और r जो है d जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज करके हम वैल्यू पुट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ लिखा है बी, जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट है उसके लिए हमें बताना है कि अगर डिस्टेंस जो है वो हाफ कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो स्ट्रेट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो याद रखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, आर ओनली आर के। तो यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 वायर्स जिनके लिए 12 सेंटीमीटर के बीच की डिस्टेंस है और फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है 4 mg दे रखा है, तो करंट आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, सोलेनोइड जिसकी लेंथ और टर्न्स अगर डबल कर दिए जाए तो उस पर करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखें सोलेनोइड के लिए जितना ज्यादा करंट आप बढ़ाएंगे, तो सोलेनोइड का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। तो जितनी लेंथ बढ़ाएंगे, अगर लेंथ को डबल कर रहे हैं और करंट दोनों को डबल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ दोनों ही डबल कर रहे हैं तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जैसे यहाँ 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो आई, तो यानी कि करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग। भाई गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज में लगाना होता है। और एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, आइडल वोल्टमीटर एंड एमीटर जो है उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होता है? तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है जबकि एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, पिच ऑफ हेलिक्स। तो जो किसी चार्ज पार्टिकल को थीटा एंगल से हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है? हेलिकल या हेलिक्स होता है। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताना है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस। तो किसी भी वायर या फिर किसी भी कॉइल के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारे पास टोटल 4 चैप्टर के एमसीक्यूज थे। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसके सभी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं विद आंसर्स। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द परफेक्ट पेयर ऑफ सुपर कंडक्टर सब्सटेंस। तो सुपर कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो -1 होती है और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो 0 होती है। तो करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। क्यों भाई, बोर हो गया क्या? नहीं, बोर नहीं होना है। अगर नंबर चाहिए तो बोर नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज प्लेस्ड विद एंगल थीटा इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी देन द प्रोड्यूस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी एम बी कॉस थीटा
होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 0.10 meter is 100 if the electric current flowing in it 1 ampere, then the magnetic moment of the coil। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m इज इक्वल टू एन आई ए होता है। वैल्यू पुट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस बोथ। तो कुछ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के यहाँ रिपीट भी हो चुके हैं, अक्सर हो जाते हैं यहाँ से, क्योंकि शीट में जब करेक्शन वगैरह होता है तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं जो भी रिपीट हुए। तो ये वाला क्वेश्चन पहले आ चुका है और ये अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। तो बिस्मुथ जो होता है वो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर आपके सामने कि इफ टू मैग्नेटिक पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ एट 1 मीटर डिस्टेंस इन वैक्यूम द फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर माइनस 10 न्यूटन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अगली स्लाइड में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव एंड स्मॉल। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए नेगेटिव और स्मॉल होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर 1.0001 है तो कौन सा मटेरियल होगा, तो वो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो अभी हमने बात की थी कि मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। कॉज ऑफ डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिज्म किसकी वजह से आता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, एट क्यूरियस टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक। तो जब भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्यूरी टेम्परेचर पे हीट या गर्म किया जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं, और पैरामैग्नेटिक को गर्म किया जाता है तो वो डाया बन जाते हैं, और डाया को गर्म करते हैं तो क्या होता है, आप कमेंट में बताएं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉगी, यानी कि आपको हिंट दिया गया है कि चैप्टर नंबर 5 में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉगी है जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर्स के फॉर्मूलों को कंपेयर करते हो, वहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थे चैप्टर 5 के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 6 के क्वेश्चन की ओर। तो ये सभी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, बोर नहीं होना है ना, बोर नहीं होना है। यही अगर इंस्टाग्राम पे रीलें स्क्रॉल करते तब तुम बोर नहीं होते, पढ़ो शांति से। क्वेश्चन नंबर 1 है, बार मैग्नेट मूव्ड अलोंग एक्सिस। यानी कि अगर यहाँ पर आपके सामने एक बार मैग्नेट दे रखा है और यहाँ पर दो कॉइल्स हैं, इनको इस तरफ ले जाया जा रहा है, तो ये बताना है कि दोनों में करंट कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ। यानी कि करंट तो दोनों में प्रोड्यूस होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर इधर इधर, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एसी जनरेटर जो है वो क्या कन्वर्ट करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेंज लो बेस्ड ऑन, कौन से लेंज लो कौन से कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। तो डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है, M1 L2 T minus 2 A minus 2। कहीं सोच रहे होंगे डायमेंशन कहाँ से आ गई, तो जी हाँ, चैप्टर नंबर 6 से डायमेंशन पूछी जाती है। मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनकी डायमेंशन जो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। किसने कहा था, किसने कहा था, कहीं कह रहे हैं सर आप ही ने तो बोला, नहीं, फैराडे ने यहाँ पर कहा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, लेंज लो गिव्स। तो लेंज लो हमें क्या देता है, लेंज लो हमें रील्स शेयर करने का मोटिवेशन देता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। याद रखना, लेंज लो डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। तो यहाँ पर कई बच्चे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि ये लो, ये हमारा सही हो गया, नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ओनली डायरेक्शन बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिवाइस बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर एसी जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, पढ़ो नोट्स में, उठाओ कॉपी। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो फ्लक्स यहाँ पर आपको दे रखा है, ईएमएफ आपको बताना है, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो मैथमेटिक्स वाले खुश हो गए होंगे कि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है डी फाई अपॉन
dt। यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू पुट करेंगे, फ्लक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 20t प्लस 5t, 5t, t का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर t की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 105 वोल्ट। इधर लिखा भी है ऑप्शन में, देखो यहाँ यहाँ लिखा भी है हमने आंसर को, ये देखो, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रोड मूविंग विद v वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, कब होगा? तो जब v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब होगा। याद करें, मोशनल ईएमएफ, ना इमोशनल नहीं, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द यूनिट ऑफ फाई अपॉन आर, तो फाई अपॉन आर किसका फॉर्मूला होता है? याद रखना, चार्ज का फॉर्मूला होता है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, तो किस पर डिपेंड करता है इंड्यूस ईएमएफ? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड्स, तो इंड्यूस ईएमएफ किस पर डिपेंड नहीं करता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स और मैग्नेटिक मोमेंट तीनों पे करता है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे नहीं करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, फेज डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस ईएमएफ एंड फ्लक्स, तो फेज डिफरेंस यानी एंगल का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? पाई/2 होता है। अब बात करें न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल आते ही कईयों के पसीने आने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जिनके भी 50 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल पेज पे जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एल यहाँ पर दे रखा है 2 × 10⁻³ हेनरी, dt यहाँ पर दे रखा है, और di यानी करंट दे रखा है, तो ईएमएफ बताना है। तो यहाँ पर E = -LdI/dt हो जाएगा। L की वैल्यू पुट करनी है, di पुट करना है, टाइम पुट करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.02 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है एन फाई अपॉन आई, तो एन फाई अपॉन आई किसका फॉर्मूला होता है? याद रखना, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर होता है। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला E = बी वी एल होता है। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वी यहाँ पर वेलोसिटी है, और एल जो है वो लेंथ है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो रेडियस ऑफ कॉइल डबल, अगर किसी कॉइल की रेडियस को डबल करते हैं तो इंडक्टेंस एल का मतलब होता है इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो इंडक्टेंस यहाँ पर डबल हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, अगर किसी सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो उसके इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, याद रखें, इंडक्टेंस डबल टाइम इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि एल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एन स्क्वायर के। तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपको 2n पुट करेंगे तो 2n का स्क्वायर जो है वो 4n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इंडक्टेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो ये थे चैप्टर 6 के क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर है आपके सामने अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट से न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, तो यहाँ पर आप इनको देखें। तो सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रांसफार्मर जिसका प्राइमरी वोल्टेज दे रखा है और सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल आपको बताना है। तो फॉर्मूला ये होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, प्योर इंडक्टर जो है उसका इंडक्टेंस दे रखा है 25 मिली हेनरी, वोल्टेज दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो एक्सएल आपको बताना है। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल होता है ओमेगा एल, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, और एल तो रहेगा, तो 2π की वैल्यू तो पुट करनी है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी 50 दे रखी है और एल का मतलब 25 मिली हेनरी है, तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी कहाँ गया? अरे भाई साहब, पीडीएफ बनाने में माथाफोड़ी हो जाती है, तो उसके चक्कर में कुछ चीजें गायब भी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी कितना होता है फॉर कंप्लीट साइकिल? याद रखिए, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 होता है। हाफ साइकिल के लिए कितना होता है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी? अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल के लिए कितना होता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो है वो एक सर्किट आपके सामने बना रखा है, और यहाँ से जो है वो 10 वोल्टेज, यानी कि कैपेसिटर में कितना वोल्टेज होगा? तो 10 वोल्ट यहाँ पर दे रखा है। हालांकि क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा करेक्शन था, यहाँ पर पीडीएफ बनाने के चक्कर में कुछ करेक्शन हमने कर दिया। लास्ट ईयर 2025 का क्वेश्चन है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहेगा ही। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि
रेजोनेंस कंडीशन की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस पे एक्स सी जो है वो 120 है, तो एक्स एल कितना होगा? तो रेजोनेंस का मतलब ही क्या होता है? एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, तो जितना एक्स एल होगा उतना एक्स सी होगा, तो 120 ओम यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड की। तो अगले स्लाइड में भी चैप्टर 7 के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। तो यहाँ पर ये चेक करें, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60, पाई यहाँ पर दे रखी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। अब आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो ये 2 पाई इसके नीचे आ जाएगा, 60 अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा? 30 हर्ट्ज हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एमसीक्यू नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट आंसर लिख दिया हमने। तो यहाँ पर लिखा है कि जो आरएमएस वैल्यू है करंट की वो √2 है, तो पीक वैल्यू बताएं। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, चुपके से देख लो। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, एसी सर्किट विद एल, तो एसी सर्किट का अगर आपने उसमें एल सर्किट कनेक्ट कर रखा है, एल यानी इंडक्टेंस कनेक्ट कर रखा है, तो उसका फेजर जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा? तो यहाँ पर पाई/2 हो जाएगा, यानी कि वोल्टेज लीड करता है करंट को पाई/2 से, जैसे तुम लीड करते हो। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, ये वाला जो कम बच्चों को समझ में आएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, फेज डिफरेंस एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का फेज डिफरेंस कितना होता है? तो 0 होता है, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, जेड बराबर आर होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इंडिया की हाउस होल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमारे घरों में लाइट आती है, जो तुम कभी भी झपके खा लेते हो, पकड़ लेते हो नंगी तार को, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, और वोल्टेज जो होता है वीआरएमएस वो 220 वोल्ट होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, पावर कोफिशिएंट ऑफ नेट इंडक्टेंस, तो पावर फैक्टर कितना होता है? पावर फैक्टर इंडक्टेंस सर्किट के लिए 0 होता है, कैपेसिटर सर्किट के लिए कितना होता है? कमेंट करके बताओ। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट कितना होता है? 1/2 पाई और रूट में एलसी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, यूनिट ऑफ ओमेगा सी, तो ओमेगा सी की यूनिट क्या होती है? मो होती है। कैसे आया? एक्स ओमेगा सी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/x c होता है, और एक्स सी की यूनिट क्या होती है? ओम। तो 1/ओम को तुम क्या लिख सकते हो? या तो ओम इनवर्स लिख सकते हो, या साइमन लिख सकते हो, या मो लिख सकते हो। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के, रोल ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या करता है? एसी को अलाउ करता है, लेकिन डीसी को स्टॉप करता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो रिड्यूस करंट विदाउट पावर लॉस, तो हम कैसे करंट किसी भी सर्किट में बिना पावर लॉस किए करंट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो इंडक्टर लगा सकते हैं, या जिसको चौक कॉइल के नाम से भी जानते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो एलसीआर सर्किट में सी एल दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1/2f हो जाएगी। यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, आंसर लिखा हुआ है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो पॉइंट ऑफ रेजोनेंस इन ग्राफ, तो यहाँ पर एक्स एल और एक्स सी जहां इक्वल होता है उसे हम रेजोनेंट कंडीशन बोलते हैं। तो ए पॉइंट पे एक्स एल और एक्स सी दोनों इक्वल हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है, या आंसर नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेना कौन से में आता है। चलिए ये थे 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा नन्ना मुन्ना 8 चैप्टर है, जहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस एमसीक्यू के ही हैं, और एक जो है वो डेट नंबर में भी क्वेश्चन आता है। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, जिसमें आपको सभी वेव्स की यूज, उसकी फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ, उनके सोर्स, ये आपको याद रखने हैं। यूज शायद मैंने बोल दिया। बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर होता है वो कैसे होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, सेम फेज होता है। वेव्स, ऐसी वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बैक्टीरिया को किल करती है, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए अल्ट्रावायलेट यूवी रेस इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्सवेल की जो इक्वेशन है, इसका आपको फॉर्मूला बताना है। तो एम्पियर मैक्सवेल की यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है, मतलब बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी करके होता है। क्लेस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन कौन सी वेव प्रोड्यूस करते हैं? तो माइक्रोवेव प्रोड्यूस करते हैं। ऐसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ओजोन लेयर जो है अब्सॉर्ब करती है? तो अल्ट्रावायलेट है। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी होता है। ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए इस बार के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 इस चैप्टर से। अगर कोई ऑक्सीलेटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड करवाया जाए, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के लिए जो ऑक्सीलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 10⁸ हर्ट्ज यहाँ पर दे रखी है, तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? जो वेव फ्रीक्वेंसी, किस वेव से या किस फ्रीक्वेंसी से वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है? तो जितनी फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर की होती है उतनी फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रॉन की होती है, याद रखना। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो एफएम ब्रॉडकास्ट जो बैंड होता है उसकी
फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज होती है। बात करें फेज डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो 0 होता है। अगर याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल पूछे तो 90 होता है, लेकिन फेज डिफरेंस पूछे तो 0 होता है। वेव्स फॉर टेलीकॉम, तो जो टेलीकम्युनिकेशन होती है उसके लिए कौन सी वेव इस्तेमाल होती है, माइक्रोवेव इस्तेमाल होती है। बात करें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। तो ये हमारे फर्स्ट बुक के टोटल 120 एमसीक्यूज थे। अब उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। लास्ट में हमने अच्छी सी ड्राइंग भी करवाई है कि ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। तो इसी ड्राइंग के लिए एटलीस्ट आपका एक लाइक तो बनता ही है, और आप वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि अगली जो सेकंड बुक है उसके भी एमसीक्यू जो है वो आपके सामने हम जल्द ही लेकर आएंगे। इस वीडियो को आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है। जिसको भी शीट चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताएं कि जिसको भी सीट चाहिए, कितने बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं जिनको सीट चाहिए, तो आप उसका भी अरेंजमेंट जल्दी से कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जिन्होंने भी वीडियो को लास्ट तक देखा है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हम दुआ करते हैं कि आपके सबके अच्छे नंबर आए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।